नमस्कार, टोटल का स्वागत है। हर तरफ एक अजीब सा मंजर नजर आता है। कभी लगता है पैरों के नीचे जमीन नहीं, कभी सर चकराता है तो कभी आंखों के आगे अंधेरा नजर आता है। आजकल हमें सब कुछ घूमता नजर आता है। ऐसी ही स्थिति होती है उन लोगों के साथ जो ये कहते हैं कि उन्हें चक्कर आ रहे हैं। लेकिन दरअसल ये क्या समस्या है और क्यों उत्पन्न होती है और क्यों आवश्यक है इसका इलाज करवाना, ये जानेंगे आज के एपिसोड में और ये समझ लेते हैं कि दरअसल वर्टिगो होता क्या है। वर्टिगो या चक्कर आने की समस्या असंतुलित महसूस करने की अनुभूति है जो कई कारणों से हो सकती है। वर्टिगो के मुख्य कारण मस्तिष्क या रीढ़ की हड्डी में उत्पन्न होते हैं, जबकि पेरिफेरल वर्टिगो आंतरिक कान में होने वाली समस्या की वजह से होता है। बिनाइन प्रोक्सिमल पोजिशनल वर्टिगो चक्कर आने के सबसे सामान्य कारणों में से एक है। वर्टिगो के लक्षण अचानक विकसित हो सकते हैं जो कुछ सेकंड तक रह सकते हैं या बहुत लंबे समय तक भी चल सकते हैं। यदि आपको गंभीर वर्टिगो है तो उसके लक्षण लगातार हो सकते हैं और कई दिनों तक रह सकते हैं, जिससे सामान्य जीवन में कठिनाई हो सकती है। यदि आपको वर्टिगो यानी चक्कर आने की समस्या हो रही है तो इसके कारण की पहचान करना आवश्यक है और विशेषज्ञ की सलाह अनुसार सही इलाज करवाना महत्वपूर्ण है। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। जीवन का ये फलसफा अक्सर देर से समझ आता है कि दूर देखने के चक्कर में पास का यूं ही गुजर जाता है। तो अगर आपको चक्कर आने की समस्या हो रही है यानी वर्टिगो है तो इसे नजरअंदाज ना करें। ये जरूर जान ले कि कहीं इसका कारण कोई गंभीर समस्या तो नहीं है। क्या होते हैं इसके लक्षण, क्या होते हैं इसके कारण और कैसे किया जा सकता है इसका इलाज, ये बताएंगे विशेषज्ञ। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ उपस्थित है विशेषज्ञों का खास पैनल। तो आइए उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ हैं डॉक्टर मंजरी त्रिपाठी, प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोलॉजी, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, न्यू दिल्ली। हमारे साथ हैं डॉक्टर आलोक ठक्कर, ही इज प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ ईएनटी, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, न्यू दिल्ली। दोनों ही विशेषज्ञों का स्वागत करते हैं। और चक्कर आने की जो समस्या है वो इतनी आम है और इसे लेकर भ्रम भी काफी हैं। तो आइए जानकारी की शुरुआत करते हैं और ये समझ लेते हैं कि दरअसल समस्या कितनी बड़ी है या कितनी गंभीर है। सबसे पहले डॉक्टर आलोक ठक्कर, आपसे ही ये समझना चाहेंगे कि जब वर्टिगो की बात आती है कितनी आम समस्या है और कौन सा एज ग्रुप है जिसे ये प्रभावित करती है आमतौर पर? आमतौर पे ये प्रॉब्लम जो है थोड़े वृद्धावस्था में या थोड़ी एज के बाद होती है, पर ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ इसी एज में होती है। यंग एज में भी हो सकती है और बच्चों में भी हो सकती है। हालांकि बच्चों में ऑब्वियसली इसको पहचानना थोड़ा मुश्किल होता है बच्चों के लिए। जी डॉक्टर मंजरी त्रिपाठी, दरअसल बहुत सारे लोग हैं जिनकी चक्कर को लेकर समझ और बताना अलग अलग होता है। किसी के सामने ब्लैकआउट्स हो जाते हैं यानी अंधेरा छा गया तो उनको लगता है चक्कर आ गया, या फिर डिसबैलेंस हो गए तो उनको लगता है चक्कर आ गया। आप ये समझाएं सभी के लिए कि दरअसल चक्कर आना या वर्टिगो की स्थिति होती क्या है? देखिए, जब मरीज हमको चक्कर बोलता है, हमको चक्कर मायने क्या है या उस मरीज के अनुभव में क्या हो रहा है ये पूछना पड़ता है। जी मेडिकली हम इसको 4 भागों में क्लासिफाई करते हैं। एक क्लासिफिकेशन सिस्टम है ड्रैकमैन एंड हार्ट। तो जो फर्स्ट वाला है वो टाइप 1 जो बोलते हैं वो ट्रू वर्टिगो होता है, जिसमें जो पूरा जो रूम है या अंदर से पूरा घूमता है। जी जो नंबर 2 पे आता है इसको हम प्री सिंकोप बोलते हैं, जिसमें आपने जो बोला लाइट हेडेडनेस या आंखों के सामने अंधेरा आ जाना, ये नंबर 2 पे आता है। और नंबर 3 पे आता है इम्बैलेंस, कभी कभी जैसे पैर लड़खड़ा रहे हो या सीधे ना चल रहे हो। और नंबर 4 पे आता है नॉन स्पेसिफिक डिजीनेस। तो हमारी कोशिश हमेशा रहती है कि जब मरीज चक्कर बोलता है हम हिस्ट्री से ये पता लगाएं इन 4 में से ट्रू वर्टिगो है या बाकी 3 श्रेणियों में आ रहा है, क्योंकि ट्रू वर्टिगो के अलग कारण होते हैं, प्री सिंकोप के अलग, और जो नॉन स्पेसिफिक है इम्बैलेंस वो कभी कभी साइकोलॉजिकल भी हो सकता है, और जो इम्बैलेंस है जिसमें शराबी जैसे चल रहे हैं उसके अलग कारण होते हैं। तो जो मरीज हमको चक्कर बोलता है, क्योंकि चक्कर एक ऐसी चीज है जो सब कोई बोलते हैं, जी। तो उस चक्कर में क्या अनुभव हो रहा है
वो पूरी हिस्ट्री लेना और एक्सट्रैक्ट करना, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट काम होता है। और जो विशेषज्ञ होते हैं जो इससे डील करते हैं, मोस्टली ईएनटी और न्यूरोलॉजी, उनको सिखाया जाता है कि इन चीज़ों से चक्कर जो शब्द है उसकी हिस्ट्री हम कैसे एक्सट्रैक्ट करें। जी, क्योंकि उसी से ये तय होगा कि कारण क्या है और उसी के आधार पर इलाज किया जाएगा। डॉक्टर आलोक ठक्कर, आमतौर पर जब भी किसी को चक्कर आता है तो उनको ये लगता है कि कहीं ना कहीं जो इसका कारण है वो मस्तिष्क से ही संबंधित होगा। अगर वर्टिगो की बात करें, पेरिफेरल कॉजेज देखें, कितने आम कारण होते हैं जो ईएनटी या कान में कोई समस्या की वजह से चक्कर आ सकता है किसी व्यक्ति को? तो जैसे अभी डॉक्टर मंजरी ने बताया, कई तरह के वर्टिगो होते हैं, 4 तरह के इन्होंने बताए। तो जो ट्रू वर्टिगो होता है वो बहुत बार कान से ही होता है, उससे मोस्ट फ्रीक्वेंटली कान से ही होता है, 70-80% टाइम्स कान से ही होता है। तो अगर आप ये समझें कि जो मूवमेंट का एहसास है कि चीज़ें आपके सामने हिल रही है या नहीं हिल रही हैं, या आप हिल रहे हैं या स्टिल है, इसका एहसास ये कान से शुरू होता है और फिर नेचुरली ब्रेन में जाता है जहाँ इसका पूरा एहसास होता है। तो कहीं भी प्रॉब्लम हो सकती है, कान में भी हो सकती है, ब्रेन में भी हो सकती है। अगर ब्रेन में होगी तो ज़्यादातर कुछ और सिम्टम भी आएंगे जो ब्रेन से रिलेटेड होंगे, अगर कान से होगी तो कान के कुछ और सिम्टम भी आएंगे जो कान से रिलेटेड होंगे। जी, कान से रिलेटेड अगर समस्या है तो क्या क्या उसके कारण हो सकते हैं और किस तरह से प्रेजेंट करेंगे? तो ज़्यादातर अगर कान की प्रॉब्लम है और कान एकदम से जो है किसी वजह से कान का बैलेंस का जो मैकेनिज्म है वो किसी वजह से ख़राब हो गया, तो चीज़ें घूमती हुई नज़र आएंगी। जब चीज़ें घूमती हुई नज़र आएंगी, साथ में जो है थोड़ी सी उल्टी का भी एहसास होगा या उल्टी आ भी सकती है। और कान के बाकी लक्षण जो हुए कि कान में सुनने में प्रॉब्लम आ गई, या कान में कोई आवाज़ बन गई, ये भी आएगा। कान में शायद थोड़ा भारीपन भी आएगा जी। और ज़्यादातर ये एक ही कान में आएगा। जी, डॉक्टर मंजरी त्रिपाठी, अगर सेंट्रल वर्टिगो की बात की जाए तो क्या उसे एक गंभीर स्थिति मानी जाए, और खास तौर पर जब चक्कर आने के साथ अगर व्यक्ति को उल्टी आ रही है तो क्या इसको एक गंभीर लक्षण माना जाएगा? बिल्कुल, जो वर्टिगो है उसमें 15% कारण गंभीर होते हैं। और गंभीर मतलब आपको तत्काल डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। जी, तो ये कैसे पता चलेगा कि ये गंभीर है या ये बिनाइन चीज है? तो एक तो है, हम मरीज से पूछते हैं कि जो सिम्टम आए हैं वो कुछ क्षणों के लिए हैं और पोस्चर से रिलेटेड हैं। अगर कुछ क्षणों के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए हैं, पोस्चर से रिलेटेड हैं, तो हम डॉक्टर आलोक ठक्कर को केस रेफर कर देते हैं। अगर वो थोड़े मिनटों के लिए है या घंटों के लिए है तो स्ट्रोक की वजह से हो सकता है, जिसको हम TIA बोलते हैं, ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक। या फिर एक और कान से संबंधित बीमारी होती है, मेनियर्स डिजीज, वो भी हो सकती है। या फिर थोड़े घंटों के लिए अगर चल रहा है तो माइग्रेन विद ब्रेनस्टेम ऑरा, एक पर्टिकुलर टाइप का माइग्रेन होता है जिसमें ब्रेनस्टेम ऑरा होते हैं और ब्रेनस्टेम के ऑरा में ये चक्कर होता है, तो वो भी हो सकता है। अगर बहुत लंबा चल रहा है, मतलब थोड़े दिन चल रहा है, तो वेस्टिबुलर न्यूरोनाइटिस एक बीमारी होती है, वो भी हो सकती है। या फिर आके उसके साथ 4 डेंजरस डीज होते हैं, चक्कर के साथ अगर 4 डेंजरस डीज होते हैं, जिसमें पहला डेंजरस डी है डिप्लोपिया, डबल विजन। दूसरा डेंजरस डी है जो बोल है उसका तुतलाना, डिसाथ्रिया। तीसरा डेंजरस डी है डिसफेजिया, जैसे निगलने में मुश्किल होना। और चौथा डेंजरस डी है डिसमेट्रिया, मतलब हाथ और पैर कहीं जो नियंत्रण में है वो नहीं है और शराबी जैसे चल रहे हैं और खाना मुंह में नहीं जाता है, इधर उधर जाता है। ये 4 डेंजरस डीज अगर वर्टिगो के साथ हो रहे हैं तो ये गंभीर समस्या हो सकती है, स्ट्रोक भी हो सकता है। इसलिए तुरंत विद इन एन आवर आपको उस टाइम पे डॉक्टर के पास बिल्कुल पहुंचना चाहिए, क्योंकि इसका इलाज विद इन 3 आवर्स, विद इन 4 आवर्स इंजेक्शन लगने से संभव है। जी, तो इस तरीके से ये जानना जरूरी है। अगर बहुत कुछ क्षणों के लिए है, पोस्चर से रिलेटेड है, जैसे आप राइट साइड में करवट लिए और एकदम से कुछ सेकंड्स के लिए चक्कर आया, और हमेशा जब राइट साइड में ही चक्कर घूम रहे हैं और उसी टाइम पे कुछ क्षणों के लिए चक्कर आ रहा है, ये बिनाइन है। पर अगर लंबा चल रहा है और उसके साथ 4 डेंजरस डीज आ रहे हैं और कुछ नई नई चीजें जो आपने कभी अनुभव नहीं की हैं वो हो रही हैं, तो आपको अस्पताल तुरंत पहुंचना चाहिए। जी, डॉक्टर आलोक ठक्कर, जब किसी व्यक्ति को चक्कर आते हैं और इस समस्या को लेकर वो आपके
पास आता है, विशेषज्ञ के पास जाता है, किस तरह की जांच की जाती है? एक तो हुआ क्लिनिकल हिस्ट्री ले ली गई, उसके अलावा क्या जांच की जाती है ये तय करने के लिए कि कान की समस्या या कौन सी समस्या है जिसका कारण वर्टिगो हो रहा है? तो जैसे कि बात हो चुकी है, सबसे ज़रूरी बात तो यही होती है कि हिस्ट्री ही ठीक हो, जिसमें कि यह समझ बने कि पेशेंट को किस तरह का अनुभव हो रहा है। बिकॉज अगर इस मामले में क्लैरिटी ना हो तो फिर आगे बात नहीं बढ़ पाती। लेकिन हाँ, अगर इस बारे में क्लैरिटी हो जाए तो फिर जो है आपके कान में या आपके ब्रेन में जो भी कुछ अंदर सर्किटरी में कुछ हो रहा है, उससे कई बार जो है सिम्टम्स आंख में आते हैं, क्योंकि आंख कैसे हिल रही है इससे समझ आ जाता है। तो ये जो आप वीडियोस देख रहे हैं, इसमें बेसिकली दिख रहा है जिसको हम कहते हैं निस्टैग्मस। और निस्टैग्मस जो है ये अंधेरे में ज़्यादा अच्छा दिखता है, तो इससे कुछ टेस्ट किए जाते हैं जिससे कि अंधेरे में जो है हम आई के मूवमेंट्स देख पाएं। तो इनको हम वीडियो निस्टैग्मोग्राफी कहते हैं या फ्रेंजर ग्लासेस से देखते हैं, जो आपने अभी देखे। पर इसके साथ ये भी बताना ज़रूरी है कि भाई क्यों हो रहा है। तो कई बार अगर सस्पिशन होता है कि भाई ब्रेन में है या स्ट्रोक हो रहा है, तो नेचुरली उस तरफ के टेस्ट करने पड़ते हैं, स्कैन करने होते हैं। और कई बार अगर ऐसा अंदेशा होता है कि भाई ये प्री सिंकपी टाइप की सिचुएशन लग रही है, तो फिर आप ब्लड टेस्ट करते हैं देखने के लिए कि भाई खून में कमी तो नहीं है, या फिर कोई डायबिटीज़ तो नहीं है, या ब्लड प्रेशर लो तो नहीं है। तो जब तक पहला अंदेशा ना लगे, आगे की टेस्टिंग उसी बेसिस पे होती है। अगर व्यक्ति को बीपीपीवी लगता है, विशेषज्ञ की समस्या है या मीनियस डिजीज का शक होता है, किस तरह से प्रोसीड किया जाएगा डायग्नोसिस के बाद, और कैसे इलाज की शुरुआत होगी? तो बीपीपीवी का जिक्र हुआ, जो डॉक्टर मंजरी थोड़ी देर पहले जिक्र कर रही थी कि भाई अगर आप लेटते हैं और लेटते ही आपको चक्कर आता है और थोड़ी देर के लिए आता है, और ज़्यादातर एक ही तरफ आता है कि अगर आप राइट साइड पे लेट रहे हैं तो राइट साइड पे हमेशा लेटने पे चक्कर आ रहा है, तो ये बहुत ही डरावना सिम्टम होता है लोगों के लिए। बिकॉज चीज़ें एकदम से हिलनी शुरू हो जाती हैं और नेचुरली ये डर रहता है कि भी हम गिर जाएंगे, और गिरेंगे तो उसके साथ जो और मुसीबतें होंगी, या चोट होगी, या कोई कभी फ्रैक्चर वैक्चर भी हो सकता है, ऐसे की चीज़ें भी हो सकती हैं। तो बीपीपीवी जो है वो इतना कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है कि उसके लिए और कोई टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। डॉक्टर उसको पेशेंट को देख के समझ के एग्जामिनेशन पे उसी तरह का चक्कर लेटा के पेशेंट को वैसे ही लेटा के देखते हैं भाई क्या चक्कर आया, आई में कोई साइंस आए ना आए, और उससे समझ बन जाती है। मिनियस जो है वो थोड़ा सा अलग है, कई घंटों के लिए चक्कर आता है, ज़्यादातर साथ में थोड़ी सी उल्टी लगेगी, ज़्यादातर कान में थोड़ी सी आवाज़ आएगी और सुनने में थोड़ी कमी होगी। और ये भी जो है इसी से समझ बन जाती है कि जब पेशेंट ने इतना कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम दिया कि ये क्या बीमारी है। कुछ टेस्ट होते हैं, हियरिंग टेस्ट कर लेते हैं, हियरिंग टेस्ट करके ये भी देख लेते हैं कि भाई हियरिंग फ्लक्चुएट कर रही है क्या, जो कि थोड़ी तरह से डायग्नोस्टिक हो जाता है। और किस चीज़ से फ्लक्चुएट कर रही है, किसी दवाइयों से अगर फ्लक्चुएट कर रही है तो वो डायग्नोस्टिक हो जाता है, और फिर उसके आगे ही उसकी दवाई शुरू होती है। जी, फिलहाल एक कॉलर हैं राजस्थान से जिन्होंने हमें फोन किया है। बहुत स्वागत आपका टोटल हेल्थ में, सवाल पूछिए। हेलो जी, क्या जानना चाहते हैं मनिंदर जी? मेरा नाम महंगल है जी। एक्चुअली ये है कहीं बैठ जाता हूँ और आधा घंटा लगातार मैं बैठ आधे घंटे से मैं कहते खड़ा होता हूँ, तो क्या करेंगे बिल्कुल ना ऐसे आता मैं कभी आपको सामने अंदर से रहता है मैं बैलेंस ना हूँ, तो इसलिए नहीं होगा, तो एक मिनट लग रहा मैं करके बात थोड़ा होना पड़ता है, क्या खड़ा हूँ तो या मैं बैठा हूँ तो थोड़ा पड़ता है। डॉक्टर मंजरी, इनकी समस्या है कि जितना हम समझ पाए कि जब बैठ के खड़े होते हैं तो आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। इस तरह की समस्या बहुत सारे लोगों में देखी जाती है, और खास तौर पर जो एल्डरली पॉपुलेशन होती है उसमें बहुत कॉमन होती है। हालांकि इनकी एज क्या है वो हम नहीं समझ पाए। क्या बताना चाहेंगे, क्या परामर्श देना चाहेंगे? बिल्कुल, जैसे मैंने बोला कि नंबर 2 पे है प्री सिंकोप। तो अक्सर ये होता है कि जब हम बैठे होते हैं और काफ़ी समय से बैठे हैं या फिर लेटे हैं, जैसे सोते समय हम एकदम से उठें या बैठ के लंबा समय बैठ के हम एकदम से उठें, तो नॉर्मली हमारा जो ब्लड प्रेशर है और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है वो ऐसा गियर अप होता है, जैसे हम उठें तो ब्लड प्रेशर भी थोड़ा बढ़ता है और हार्ट रेट भी थोड़ी बढ़ती है। पर उम्र के कारण या डायबिटीज़ में या फिर ऐसी कोई बीमारी हो जिसमें ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व है, ऐसी बहुत सारी बीमारियां होती हैं, उसमें जब हम उठते हैं तो ये जो रिफ्लेक्स है, जो ब्लड प्रेशर का थोड़ा बढ़ना होता है, हार्ट रेट का थोड़ा बढ़ना होता है, ये इम्पेयर्ड होता है या ये ठीक से काम नहीं करता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर उठने के बजाय गिरता है। और जब ब्लड प्रेशर गिरता है
तो इंसान को जो चक्कर है या फिर लाइट हेडेडनेस है या एकदम ऐसा लगेगा कि सर हिल रहा है या शरीर हिल रहा है या इम्बैलेंस हो रहा है, ये होता है। ये इसलिए भी होता है कि जब हम प्रोलॉन्ग्ड या लंबे समय से लेटे हैं या बैठे हैं तो खून जो है वो हमारी पेरिफेरी में जम जाता है या रिटेन होता है और उसको ब्रेन तक पहुंचने में समय लगता है या नहीं पहुंच पाता है क्योंकि ये इम्पेयर्ड रिफ्लेक्स है। तो इसको हम प्री सिंकोप बोलते हैं और ये बहुत जरूरी है कि इसमें हम पता लगाएं कारण क्या है। जैसे डॉक्टर आलोक ने बताया, सिवियर अनीमिया एक कारण हो सकता है, डायबिटीज एक कारण हो सकता है, न्यूरो की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जैसे पार्किंसंस डिजीज में हो सकता है, मल्टीपल सिस्टम एट्रोफी में हो सकता है, प्राइमरी ऑटोनॉमिक फेलियर में हो सकता है, या फिर हार्ट में कोई प्रॉब्लम हो, हार्ट में हार्ट रिदम अबनॉर्मलिटीज हो जी, हार्ट की गति शीघ्र बहुत जैसे टैकीकार्डिया हो रहा हो या फिर स्लो हो गई हो तब भी होता है, या फिर कुछ ब्लड प्रेशर की ऐसी दवाइयां हैं जो हम खाते हैं या फिर और भी दवाइयां होती हैं जो हम खाते हैं जिसमें ये ब्लड प्रेशर का उठना ये इम्पेयर हो जाता है। इसमें हम सलाह देते हैं जिनको भी ऐसा हो रहा है, फर्स्ट स्टेज में हम सलाह देते हैं कि आप एकदम से कुछ ना करें। वृद्धावस्था में एकदम से लपक के उठना वो नहीं होना चाहिए। आराम से जब सो रहे हैं, आराम से उठने के पहले हाथ पैर को थोड़ा, हाथों को स्क्वीज करिए, पैरों को घुमाइए क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, नी जॉइंट्स पे मोड़िए, फिर करवट लीजिए, करवट लेके फिर 1-2 मिनट वहाँ करवट लेके रहिए, फिर पकड़ के बिस्तर को आप बैठिए, बैठ के फिर हाथों को आप स्क्वीज करिए और पैरों को हिलाइए और फिर धीरे से सहारे से आप उठिए। आपको लपक के नहीं उठना है, तो अमूमन इससे ये सिम्टम कंट्रोल हो जाता है। कभी कभी मुश्किल होती है तो हम फिर प्रेशर स्टॉकिंग्स होते हैं, ये एडवाइस करते हैं, या अब्डोमिनल बेल्ट होती है, ये एडवाइस करते हैं। अगर इससे भी नहीं बनता है, बहुत अच्छी अच्छी दवाइयां हैं जैसे छोटी छोटी मात्रा में देते हैं जिससे ये ब्लड प्रेशर का वॉल्यूम मेंटेन होता है और गिरता नहीं है, पर वो लास्ट स्टेप में आता है। पहले हम ये जो सिम्टोमेटिक या जो मेजर्स हैं ये एडवाइस हम करते हैं। जी डॉक्टर आलोक ठक्कर, जो इस तरह के पेशेंट्स होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा और एक समय के लिए चक्कर आ रहा है, क्योंकि उसके भी अलग रिस्क और कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। अगर कोई खास तरह की एक्टिविटी कर रहा है, मान लीजिए ड्राइविंग कर रहा है या बाहर है, किस तरह की एडवाइस दी जाती है उनको और कैसे ये इंश्योर किया जा सकता है कि उनकी जो सेफ्टी है या चक्कर आने के बाद जो उसको इंजरी या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं उससे बचाया जा सके? देखिए, इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो आपकी अपनी सेफ्टी है और अगर आप किसी और के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं तो उनकी भी सेफ्टी है। जी। जैसे कि अगर आप ड्राइव करते हैं या कुछ करते हैं तो नेचुरली फिर जो है आप बाकियों के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हैं। जनरली अगर आपके चक्कर रेगुलरली आ रहे हैं तो आपको ड्राइविंग की लाइसेंस भी नहीं मिलेगा, आपको ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए चक्कर में। लेकिन ये चीज़ होती है कि किसी किसी को ऑरा होता है कि ऑरा से पहले आपको पता चल जाता है कि चक्कर आने वाला है। अगर कोई पेशेंट ऐसा है जिसके कि ऑरा है तो हम फिर भी कहते हैं कि जी यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, लेकिन कम से कम ऑरा आपको पता तो चल जाता है कि क्या हो रहा है। किसी किसी को ऑरा भी नहीं होता है, बिल्कुल पता नहीं चलता है, एकदम से चक्कर उठाता है। अगर आपको बिल्कुल ही चक्कर बिना ऑरा के या बिना वार्निंग के आता है तो आपको ऑब्वियसली और भी केयरफुल रहना है। तो बहुत चीज़ें केयरफुली रहनी पड़ती हैं। हम पेशेंट्स को कहते हैं कि भाई आप केयरफुल रहिए, रोड क्रॉस करने के लिए भी जो है आप अकेले बहुत ज़्यादा मत जाइए अगर आपको एक्टिव चक्कर आते हैं तो। और इन जनरल जो है अगर आपको रेगुलर चक्कर रहते हैं या रेगुलर इम्बैलेंस रहता है तो कुछ चीज़ें और होती हैं कि भाई आप जो है हमेशा घर में ये ख्याल रखें कि जब आप उठते हैं रात को या कुछ तो लाइट का स्विच पास हो के लाइट ऑन की जा सके। आप ये ख्याल रखते हैं कि घर में बहुत क्लटर्ड ना हो, ये नहीं हो कि बहुत चीज़ें साथ साथ है, जैसे कि अगर आप थोड़ा सा लड़खड़ाएं या गिरें तो कोई कहीं ना कहीं लग जाएं। तो जनरली आसपास कुछ सपोर्ट के लिए हो, इन सब चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है घर में अगर किसी को रेगुलर चक्कर आते हैं। दूसरा ये ख्याल रखना पड़ता है कि लाइटिंग जनरली एक्सेसिबल हो, बिल्कुल अंधेरा ना हो। जी फिलहाल एक कॉलर हैं हमारे साथ, कमलेंदु जी हैं फोन लाइन पर, हरियाणा से कॉल कर रहे हैं। स्वागत है आपका टोटल हेल्थ में, क्या जानना चाहते हैं? मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अभी फ्राइडे को मुझे पहले जब मैं चेयर से उठा तो मुझे लगा कि चक्कर सा आया है, फिर मैं वापस बैठ गया, फिर मैं थोड़ी देर बाद उठा तो मुझे लगा कि मैं जैसे बाएं दाएं हिल रहा हूँ। और उसके बाद फिर क्या हुआ कि वो काफी देर तक रहा। मैं क्लिनिक भी गया, पहले उन्होंने बीपी शुगर वगैरह चेक किया, उन्होंने फिर गैस की भी दवाई दी हमें, बट बावजूद उसके भी मुझे फिर जब लिटाया लेट के फिर उठे तो फिर वैसे मैं हिल रहा था। 3-4 घंटे तक ये एक्टिविटी रहा। तो क्या ये मतलब कोई खतरे का सूचक है या मुझे और कोई फर्दर टेस्ट कराना चाहिए? आपकी उम्र कितनी है?
मेरी 49। 49 इयर्स। डॉक्टर आलोक ठक्कर, तो देखिए, पहले तो आपने बताया कि आप उठ के बैठे तो उस पे आपको चक्कर आया, तो इससे तो पहला इंडिकेशन यही मिलता है कि प्री सिंकपी टाइप सिचुएशन है, कि जब आप उठे तो जो है किसी कारणवश आपके दिमाग में जितने ब्लड की ज़रूरत थी, जैसे कि दिमाग पूरी तरह अलर्ट रहे, उसमें थोड़ी सी कमी पड़ गई। हो सकता है हीमोग्लोबिन कम हो सकता है ब्लड शुगर में कोई इश्यूज हो सकता है वैसे ही जैसे अभी बात हो रही थी, डॉक्टर मंजरी बता रहे थे कि आप बहुत देर तक बैठे थे तो सारा खून जो है वो नीचे की तरफ इकट्ठा हो गया था, सडनली हो गए। हो सकता है ब्लड प्रेशर की दवाई लेते हो जिस वजह से जो है उतना एक्टिवली ब्लड प्रेशर अपने आप को करेक्ट नहीं करता। अगर इनमें से कोई बातें हैं तो ये तो सबसे पहले ऑब्वियस बातें हैं जिनसे कि जो है आपको बड़ी आसानी से जो है ये प्रॉब्लम फिर नहीं आएगी। जी। और डॉक्टर मंजरी, जैसे ये बोल रहे थे कि 49 इयर्स की इनकी एज है, कितना कॉमन होता है ये जो सिंकपी वाले कॉजेज हैं या सेंट्रल वर्टिगो के कॉजेज हैं, कितने कॉमन हो सकते हैं जो इस एज ग्रुप में हो? देखिए 49 इयर्स है और जब बैठ के उठते हैं तब सिम्टम हो रहा है और बार बार हो रहा है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम ऑटोनॉमिक फंक्शन टेस्ट में एक टेस्ट करते हैं जिसमें हम पॉस्चरल ब्लड प्रेशर देखते हैं। सिर्फ लेटा हुआ ब्लड प्रेशर नहीं, लेट के फिर हम खड़ा करते हैं और खड़ा होने के 3 मिनट बाद हार्ट लेवल पे ब्लड प्रेशर की मशीन को रख के फिर ब्लड प्रेशर देखते हैं और इसमें देखते हैं कि पॉस्चरल ड्रॉप ऑफ ब्लड प्रेशर हो रहा है कि नहीं। तो ये करना बहुत ज़रूरी है इनके लिए, सिर्फ एक बार ब्लड प्रेशर देखने से नहीं पता चलेगा। जी। दूसरा है, कई लोगों का जो बेसलाइन ब्लड प्रेशर होता है वो ही कम रहता है, जैसे कि 90/60 या 90/50, ऐसे भी हैं लोग जिनका ब्लड प्रेशर बेसलाइन कम रहता है। तो इनको जो है अक्सर जब उठते हैं एकदम से ऐसे सिम्टम आ सकते हैं। उसके साथ कंधों में कोट हैंगर पेन होता है जिसमें कंधों पे खिंचाव पड़ता है। तो ये जो कम ब्लड प्रेशर वाले जो लोग हैं उनके साथ अक्सर होता है। इसके अलावा जो है जो सेंट्रल वर्टिगो जो आपने पूछा, सेंट्रल वर्टिगो ऐसे प्रेजेंट नहीं करेगा, जनरली वो पॉस्चर से रिलेटेड नहीं होगा। हो सकता है अगर एक सीवी जंक्शन अनॉर्मली हो कभी कभी, उसमें जब उठते हैं या एकदम से चल रहे हैं तो प्रॉब्लम आ सकती है, पर वो बहुत रेयर है। जी। सेंट्रल वर्टिगो जो है वो लगभग मिनटों या घंटों रहता है या लंबा रहता है, उसके साथ एसोसिएटेड सिम्टम्स होते हैं। तो एक तो हम ट्रिगर देखते हैं, जी, ट्रिगर है कि नहीं, फिर हम देखते हैं टाइमिंग उसकी, फिर हम देखते हैं एसोसिएटेड सिम्टम्स। एसोसिएटेड सिम्टम्स में सेंट्रल वर्टिगो के साथ अक्सर डबल विजन होगा या फिर जैसे मैंने बोला बोलने में तकलीफ, चलने में तकलीफ, ये सारे सिम्टम्स आएंगे। जी। और एकदम से अगर आए, एकदम से चक्कर आए और एकदम से हियरिंग लॉस हो, तो जो खून की वेसल है जिसमें जो बैलेंस ऑर्गन को जा रही है, अगर उसमें स्ट्रोक हुआ है तो भी ऐसे सिम्टम आ सकते हैं। तो अक्यूट में या लंबा चलने वाले में जरूर डॉक्टर के पास जाएं और एमआरआई ब्रेन कराना जरूरी है। एमआरआई में 80% में पिकअप हो जाता है अगर ये सीवियर सेंट्रल है। जी। 20% में मिस हो सकता है, क्लिनिकल टेस्ट होते हैं वो 20% को पिकअप करने के लिए, जिसको हम हिंट बोलते हैं, AVS, अक्यूट वेस्टिबुलर सिंड्रोम हिंट, वो हम करते हैं। इसके अलावा ये बहुत जरूरी है कि अगर बहुत दिनों तक चक्कर चल रहा है और हियरिंग लॉस के साथ एसोसिएटेड है और चलने में इम्बैलेंस है, तो कई ब्रेन के ट्यूमर्स होते हैं जैसे CP एंगल ट्यूमर या लोअर ब्रेन स्टेम में ट्यूमर्स, वो ऐसे सिम्टम्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगेन आपको न्यूरोसर्जन या न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाके उसकी जांच करानी पड़ती है। जी। और फिलहाल कुछ और भ्रम है जिन्हें दूर करने की कोशिश करेंगे रैपिड फायर क्वेश्चंस राउंड के माध्यम से। छोटे छोटे सवाल और बहुत छोटे जवाब चाहेंगे। सबसे पहला सवाल डॉक्टर मंजरी आपसे, वर्टिगो बढ़ती उम्र के साथ होना एक आम लक्षण है? बिल्कुल सही। डॉक्टर आलोक ठक्कर, वर्टिगो क्या एक मेडिकल कंडीशन है, यानी समस्या है या किसी समस्या का लक्षण? लक्षण है। डॉक्टर मंजरी, क्या डिजीनेस होना या वर्टिगो होना या सर में हल्कापन महसूस होना सभी एक ही स्थिति है? सब एक नहीं है, अलग अलग कारण हैं इनके। डॉक्टर आलोक ठक्कर, क्या वर्टिगो की समस्या जो कम उम्र के वयस्क हैं उनमें नहीं हो सकती है? नहीं, जरूर होती है, कई बार होती है। जी। वर्टिगो के साथ अगर कोई और लक्षण आ रहा है तो क्या इसे एक इमरजेंसी माना जाए? डॉक्टर मंजरी, बिल्कुल, अगर वर्टिगो के साथ एसोसिएटेड सिम्टम्स हैं, इसको गंभीर माना जाए और तुरंत विद इन फ्यू आवर्स, विद इन 1 आवर प्रेफरेबली हॉस्पिटल में आप जाएं। अगर चक्कर बहुत हल्का हो यानी मामूली लगे डॉक्टर आलोक ठक्कर, तो क्या उसे नजरअंदाज कर दें ये सोचकर कि कुछ समय बाद अपने आप ठीक हो जाएगा?
अगर एक ही बार हुआ है तो ज़रूर उसको आप थोड़ा सा लाइटली या आगे नज़र रखें कि आगे कैसे सिचुएशन बनती है। एक बार में कोई इतना वरी करने की बात नहीं है। जी डॉक्टर मंजरी, एंटीहिस्टामिन्स हर तरह के वर्टिगो के लिए कारगर इलाज साबित हो सकती हैं? बिल्कुल नहीं। ये जो वर्टिगो है, ट्रू वर्टिगो में पर्टिकुलरली वेस्टिबुलर न्यूरोनाइटिस या फिर बीपीपीवी में यूज होता है, सप्रेस करता है वर्टिगो को, कारण नहीं पता करता है। कारण पता करने के लिए जांच और डॉक्टर से संपर्क करना जरूरी है। डॉक्टर आलोक ठक्कर, क्या वर्टिगो के साथ व्यक्ति की सुनने की शक्ति या हियरिंग भी प्रभावित हो सकती है? अगर कान की वजह से है तो ये बहुत बार ऐसे होता है। इमरजेंसी साइन डॉक्टर मंजरी क्या हो सकते हैं इसमें? जैसे मैंने बोला 4 Ds, डिसार्थ्रिया, डिप्लोपिया, डिस्फेजिया और डिस्मेट्रिया, मतलब चलने में टेढ़ा मेढ़ा चलना। जी, मीनियर्स डिजीज के इलाज में लो सॉल्ट डाइट या मात्रा कम रखना नमक की कितना आवश्यक होता है डॉक्टर आलोक ठक्कर? पहला ट्रीटमेंट माना जाता है मेनियर्स डिजीज के लिए कि अपना रेगुलर लाइफस्टाइल रखिए, टाइम से सोइए, टाइम से जागिए, टाइम से खाना खाइए और नमक जरूर कम रखिए। जी, अगर कोई व्यक्ति ड्राइविंग कर रहा हो, स्विमिंग कर रहा हो, साथ में चक्कर आए तो कितना बड़ा खतरा है डॉक्टर मंजरी? बिल्कुल, ये बहुत डेंजरस हो सकता है क्योंकि एकदम से कार के व्हील की भी दिशा बदल सकती है ऐसे चक्कर आने में, और इसीलिए माना जाता है कि जब तक आपके जो चक्कर में ऑरा नहीं है आप बिल्कुल चलाएं नहीं। डॉक्टर आलोक ठक्कर, बीपीपीवी के मामलों में कितना आवश्यक होता है कि एक्सरसाइज द्वारा इसको ठीक किया जा सके? बीपीपीवी का बेस्ट ट्रीटमेंट है कि डॉक्टर के साथ जो एक्सरसाइज की जाती है, जिसको हम रीपोजिशनिंग मैन्यूवर या एप्लीज मैन्यूवर कहते हैं, उससे इसका इलाज कराएं। 1-2 दिन में ही जो है ये पूरी तरह से सेटल हो जाता है, नहीं तो जो है कई बार कई हफ्ते महीने चलता रहता है। डॉक्टर मंजरी, एक्रोफोबिया जो होता है या जिनको ऊंचाई पर चक्कर आते हैं, फियर ऑफ हाइट होता है, क्या वो भी वर्टिगो के अंदर ही आता है? वर्टिगो के अंदर तो नहीं आता है, पर ये एक बहुत कॉमन सिम्टम है और इसके लिए वेस्टिबुलर सप्रेसेंट्स देते हैं ताकि अगर ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, गाड़ी में जा रहे हैं या ऊपर ऊंचाई पे जा रहे हैं तो ये सिम्टम ना आए। डॉक्टर आलोक ठक्कर, क्या वर्टिगो का क्योर हो सकता है? हाँ, बिल्कुल, क्यों नहीं। डॉक्टर मंजरी, क्या संदेश देना चाहेंगी हमारे व्यूअर्स को? देखिए, वर्टिगो के बहुत सारे कारण होते हैं, कई गंभीर होते हैं और कई बिनाइन होते हैं, तो इसीलिए जरूरी है कि आप घबराएं नहीं। हाँ, ये बहुत एक ऐसा महसूस होता है कि नियंत्रण खो रहा है, आप तुरंत डॉक्टर के पास जाएं, चाहे ईएनटी विशेषज्ञ के पास, चाहे न्यूरोलॉजिस्ट के पास, और उसकी सही जांच और सही इलाज करें। डॉक्टर आलोक ठक्कर, आपका संदेश? जो प्री सिंकपी वाला चक्कर है कि थोड़ा सा अंधेरा चाह रहा है, वो तो बहुत कॉमन है, कई कारणों से होता है, लेकिन अगर ट्रू वर्टिगो हो रहा है, चीज़ें गोल घूम रही हैं, तो इसको खुद इलाज करने के चक्कर में ना रहें, किसी विशेषज्ञ से मिलें। विशेषज्ञ के पास जाना जरूरी है। डॉक्टर मंजरी, एक लाइन में चाहेंगे, बहुत सारे लोग कहते हैं सर्वाइकल हो रहा है तो हमें चक्कर आते हैं, क्या ऐसा होता है? देखिए, जो ये सर्वाइकल है वो तो अगर आप किसी का भी एमआरआई करेंगे 35-40 इयर्स के बाद तो थोड़ी बहुत सर्वाइकल आपको चेंजेस नजर आएंगी। अगर गर्दन में दर्द है और चक्कर हो रहा है साथ में, जरूरी नहीं है कि वो रिलेटेड हो, वो अनरिलेटेड हो सकता है। इनफैक्ट मोस्ट कॉमनली चक्कर का कारण अलग और सर्वाइकल तो असिम्टोमेटिक या माइल्ड सिम्टोमेटिक होता है, दोनों का इलाज अलग होता है। बहुत ही कम श्रेणी में जब एडवांस्ड डिजेनरेशन हो जाता है स्पाइन में, जहां जॉइंट्स अफेक्ट होते हैं और खून की नली जो बेसाइलर और वर्टिब्रो बेसाइलर सिस्टम है वो इन हड्डियों से होके ब्रेन में जाती है, तब चक्कर आ सकता है। तो ये गलत धारणा है कि सर्वाइकल की वजह से चक्कर हो रहा है, इसका भी सही जांच और इलाज जरूरी है। बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए डॉक्टर मंजरी त्रिपाठी, डॉक्टर आलोक ठक्कर, और बहुत सारी जानकारी वर्टिगो यानी चक्कर आने के विषय में आपने दी है, तो बहुत जरूरी है सभी के लिए जो ये मान लेते हैं कि मामूली सा कारण है, नजरअंदाज करते हैं। चक्कर के चक्कर से अगर बाहर निकलना है, इस चक्रव्यूह को अगर तोड़ना है तो बहुत जरूरी है विशेषज्ञ के पास जाएं। और अक्सर कहते हैं समस्या हो या खतरा हो, दस्तक देकर नहीं आता। अगर लक्षण हो रहे हैं, औरा हो रहा है, तो ध्यान दीजिए, विशेषज्ञ से जानिए कि चक्कर आने का कारण क्या है। टोटल हेल्थ के आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।